हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज फिर हम लोग अगली कड़ी में चलते हैं जिसमें हम लोग जोड़ेंगे आज आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को स्टार्ट करने से पहले काफी कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्जाम अगेन पोस्टपोन हो सकता है। तो बेटा, अब गवर्नमेंट की आगे क्या नीतियां रहती हैं इस पे कुछ प्रेडिक्ट कर पाना तो कठिन है, लेकिन एक पहलू ऐसा है जिससे यह बात निर्धारित की जा सकती है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। पहले नीट के भारत में 3000 सेंटर बनाए गए थे, अभी वो जस्ट डबल कर दिए गए हैं, लगभग 6000 सेंटर। अगर सेंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है तो उसका मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल दृढ़ है, संकल्पित है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और ये बात आपके मन में नहीं आना चाहिए कि एग्जाम कंडक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। जो डेट आ गई है फुल एफिशिएंसी के साथ आप उस पर जुटिए, तैयारी करिए और अपने मैक्सिमम एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल यूज स्टडी में करिए और अपने मार्क्स को जो है डे बाय डे इनहेंस करते रहिए। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा मैं बता दूं कि इंस्टा पे जो मेरा पेज है केमिस्ट्री विजार्ड के नाम से, उस पे लगातार क्विज चल रहा है जिनमें पर डे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट निकाला जाता है। बेटा, वो 5 क्वेश्चन किसी भी यूनिट की वो बातें रहती हैं जिसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी लोग सेल्फ इंटरेस्टेड हो वो मेरे जो है इंस्टा के पेज पे जा करके और उसको फॉलो करके वो क्विज अटेंड कर सकते हैं। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आगे स्टार्ट करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हम इसको उतने ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बेटा, हमारा ये एम होगा कि इसी पीरियोडिक टेबल में एसपीडी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ा जाए, या मैं इसको और शॉर्ट शब्द में बोल दूं तो पूरे नीट और जेई में आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जो भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं उनको यही कवर कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा और उस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे। सपोज आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एक्स, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब तो ये x+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैटायन बना लेगा। ऐसी स्थिति होगी, जरा देखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब तुम निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस हमेशा अट्रैक्शन फोर्स से पकड़ा रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी तभी तो यहां से जंप करके इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में जा करके और इसके शेल को छोड़ देगा। अब अगर हमें इसकी एनर्जी बढ़ानी है तो हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां से एक बात तो साफ साफ पता लगता है कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसका जो एंथैल्पी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा एक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम उसे बोलते हैं जिसपे इन्वायरमेंट के प्रेशर और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े। इन्वायरमेंट में क्या प्रेशर है क्या टेम्परेचर है उससे उस गैस को कोई लेना देना नहीं है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां जो एनर्जी लगी उसे बोला जाता है IE1। सपोज अब कोई कहे कि नहीं सर मैं यहां रुकूंगा नहीं, X+ में से भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। X+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे X+2 हो जाएगा। अगेन ये एक कैटायन बनाएगा जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज एक्सीड कर जाएगा। और अगर यहां कोई मुझसे पूछे आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो मैं बोल दूंगा IE2। इसी तरह से अगर कोई यहां भी न माने और कहे कि X+2 से भी सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और X+3 बना दो और X+3 बना दूंगा और यहां जो एनर्जी लगेगी उसे मैं क्या बोल दूंगा? IE3। यहां इनको बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
अगर मान लीजिए कि x का एटॉमिक नंबर सपोज कर लीजिए चलो 12 है, तो अगर x प्लस की बात करें तो यहां 12 प्रोटॉन है और साथ साथ 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर x प्लस 2 की बात करें तो यहां 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर x प्लस 3 की बात करें तो यहां 12 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। बेटा जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो लगातार कांस्टेंट है, देख लीजिए आप यहां पर, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे इनर शेलों के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन लग रहा है, जिसे बोलते हो तुम शील्डिंग इफेक्ट, वो कांस्टेंट नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए। पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन लगा रहे थे। दूसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे? 9। तीसरे में एक पे कितने लगाएंगे? 8। यानी कि जैसे हम यहां से यहां और यहां से यहां जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और हम जानते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी भी क्या रहेगी? उतना ज्यादा। भाई न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से छुड़ाने के लिए अगर ज्यादा ताकत से पकड़ा रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम ताकत से पकड़ा रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि और जो एनर्जी दी जाती है वही क्या कहलाती है? आनाशन थेरेपी। यानी कि x प्लस से x प्लस 2 और x प्लस 2 से x प्लस 3 जा रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट लगातार घट रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगातार बढ़ रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए लगने वाली जो एनर्जी होगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, और फाइनली आनाशन थेरेपी बढ़ जाएगा। यानी कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी IE3 is greater than IE2 is greater than IE1, ये हो जाएगा। अब यहां मैं आपको एक हिटिंग पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। इन सारी बातों का सबसे भयंकर बात जो है, जहां आप फंसोगे, वो ये है, देख लीजिए। आपको कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे, जैसे कि NS2 आपका ग्रुप 2 का होता है, जैसे कि NS2 NP3 आपका ग्रुप 15 का होता है, जैसे कि NS2 NP6 ये ग्रुप 18 का होता है। देखो ध्यान से, अब जो भी कुछ बताने चल रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इसका मैं बात कर लूं, मैग्नीशियम ले लूं और मैं पूछूं कि मैग्नीशियम का IE1 बड़ा कि IE2 बड़ा, देख लो ध्यान से, तो आधा जमाना गलत आंसर देता है। 1s2 2s2 2p6 और 3s2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब बच्चे को लगेगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Mg प्लस हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो Mg प्लस 2 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s0 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि बताओ कि मैग्नीशियम के केस में IE1 बड़ा या IE2 बड़ा। देख लो, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखो, IE1 पहला इलेक्ट्रॉन हम किसमें से निकाल रहे हैं? फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी Mg+2 को पाने के लिए किसमें से निकाल रहे हैं? हाफ फिल में से। तो हमको हमेशा लगेगा कि क्योंकि फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल से मोर स्टेबल होती है, इसलिए IE1 को ज्यादा होना चाहिए किससे? IE2 से। लेकिन बच्चा भूल जाता है किस बात को, जो मैंने यहां बताया, इस बात को, क्या कि हाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए। कैसे? बिकॉज ऑफ व्हाट? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात सच है। लेकिन बेटा भूलो मत, एक फैक्टर और है। वो फैक्टर क्या है? जरा देखो कि जैसे हैं हम x प्लस, यानी जैसे ही हम x से x प्लस गए और x प्लस 2 गए, तो जरा देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगातार घट रहा है, यहां भी स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट Mg+2 और Mg+1 में किसमें कम होगा? Mg+2 में कम होगा, और जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा उसका आनाशन थेरेपी क्या हो जाना चाहिए? ज्यादा हो जाना चाहिए। यानी कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट IE2 ज्यादा होना चाहिए, किससे?
IE1 से। अब ये दोनों एक दूसरे को देखो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए कि नहीं। एक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा है, IE1 ज्यादा होना चाहिए IE2 से। क्यों? क्योंकि IE1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं तो फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा जब निकाल रहे हैं हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुल फिल हाफ फिल से मोर स्टेबल होता है, इसलिए फुल फिल में से निकालना क्या हो जाएगा, कठिन। यानी कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन I1 शुड बी ग्रेटर देन IE2। बट भूलना मत, एक फैक्टर और वर्क करता है, एंड दैट इज व्हाट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट IE2 शुड बी ग्रेटर देन IE1। यहां पे आपने देखा, तो जब भी ऐसी कोई घटनाएं आ जाए कि दो फैक्टर इन्वॉल्व हो और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, तो हमेशा रिजल्ट किधर जाता है, हमेशा रिजल्ट किसकी तरफ जाता है, जो मोर इफेक्टिव हो। इस बात को बहुत नॉर्मल से एग्जांपल के साथ समझा जा सकता है। अगर मैं आपको 100 रुपए दे दूं और आपसे 2 रुपए ले लूं, तो आप कभी भी बाहर जा करके ये नहीं कहेंगे कि सर ने मुझसे पैसा लिया, क्योंकि मैंने कितना दिया आपको 100, और कितना लिया आपसे 2। दिया गया पैसा लिए गए पैसे से क्या है, काफी ज्यादा, इसलिए आप बाहर निकल के कभी नहीं बोलोगे कि सर ने मुझसे 2 रुपए ले लिए। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं, आपसे 100 रुपए ले लूं और 2 रुपए दे दूं, तो शायद बाहर निकल के आप कभी नहीं बोलोगे कि सर ने आपको पैसा नहीं दिया। आप हमेशा यही बोलोगे सर ने मुझसे पैसा ले लिया, क्योंकि इस बार मैं आपसे 100 ले रहा हूं और 2 दे रहा हूं। क्या लेने देने की प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, फाइनली मैं आपसे ले रहा हूं, क्योंकि लिए गए पैसे का मैग्नीट्यूड क्या है, दिए गए पैसे से ज्यादा। तो इस एग्जांपल से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, तो रिजल्ट हमेशा उस तरफ जाता है जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो सुन लेना, ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट है जो आपको बहुत काम आएगा, कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लीजिए बार बार, क्या, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कोई भी फैक्टर उसको ओवरकम नहीं कर सकता। इसलिए यहां आप क्या बोल दोगे कि IE2 is finally greater than IE1 because screening effect is more effective on the electronic configuration। बट आप उसको कैसे जानेंगे, इस तरह जानेंगे कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको और डिटेल में लेके चलता हूं, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको समस्या खड़ी कर देगा। देखने में मैग्नीशियम के केस में लगेगा कि IE1 ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब बुक खोलोगे, जब डाटा निकालोगे, तो पता लगेगा अरे बाप रे IE2 ज्यादा होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में बात करूं, ये नाइट्रोजन क्या पूरा ले दो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये हो गया ना ग्रुप 15। और ऐसे ग्रुप 2 क्या था, ग्रुप 2 हमारा क्या था, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप राजी। इसी तरह से ग्रुप 18 आपका क्या हो जाएगा, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। यहां ये जितने एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं, इन सब के लिए IE2 ग्रेटर देन IE1 होगा। अब जान लेना, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, जैसे फास्फोरस का निकालोगे तो फास्फोरस का IE2 फास्फोरस का IE1 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक है, क्योंकि जब भी आप इसको देखोगे तो आपको यही लगेगा कि इसका IE1 ज्यादा होगा IE2 से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन फुल फिल या हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकाला जा रहा है, और हम जानते हैं कि हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग फुल फिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। बट ऐसा नहीं है, एक दूसरा फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी काम करता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरकम कर जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और फाइनली जो इतनी देर से मैंने आपको समझाया, क्या कि सेकेंड आयोनाइजेशन थेरेपी बड़ी होती है किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी से। हमेशा कैसे याद रखा जाए, एक बात मेरी पकड़ लो, कभी नहीं भूलोगे, कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी इंक्रीजेस नहीं बोल रहा हूं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी हमेशा बढ़ेगा। सक्सेसिव का मतलब क्या, कि IE3 बड़ा होगा IE2 से, IE2 बड़ा होगा किससे बेटा, IE1 से। अब आइए हम एक एक करके बातों को निकालते चलते हैं और आपको मजा ले देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इफेक्ट या फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, अगर कि वो फैक्टर कौन कौन है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे प्रभाव डालते हैं, तो सबसे पहला है साइज। आप अपने स्कूलों में, अपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं
कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ जाएगा और फाइनली न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगा। दूसरा आप पढ़ते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है और साइज घटेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। महा बकवास बातों में से एक है, इसके दम पे कुछ नहीं हो सकता सिवाय बेवकूफ बनने के अलावा। अब ये सिर्फ कहां देखिए, दो जगह तो ये बेहतरीन तरीके से चलेंगी। ये बात ग्रुप 1 में लागू होगी, ग्रुप 2 में लागू होगी, उसके बाद सीधे जाकर के देखिए ग्रुप ये 15, फिर ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यहां भी ये बातें सही हैं, बाकी जगहों पे ये बातें नहीं सही हैं। तो बाकी जगहों पे क्या सही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो ये बातें सही है, यानी कि लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा सोडियम से, सोडियम को पोटेशियम से, पोटेशियम का रुबिडियम से, रुबिडियम का सीजियम से। फ्रेंशियम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जेईई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद ग्रुप 2 में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, गाने में नहीं लिख रहा हूं। ग्रुप 15 में ये हो जाएगा नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप 16 में ओएस सीमा तेरा फोन नंबर ना लिखो, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम। ग्रुप 17 में हो जाएगा फिर कल बाहर आई आरती, एटी भी ना लिखो। ग्रुप 16 में हो जाएगा हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। बेटा ये जो आपको स्कूलों में बातें पढ़ाई जाती हैं वो सिर्फ यही एप्लीकेबल है, बाकी जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं बात करूं बाकी ग्रुप की तो जरा देखो किसके किसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, तो जरा देख लीजिए कि किसके किसके बारे में मैंने नहीं लिखा है। पहले तो डी ब्लॉक के बारे में नहीं लिखा है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अगर पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के ही ग्रुप के बारे में बात किया जाए तो मैंने ग्रुप 13, ग्रुप 14 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया है। अब जरा देख लीजिए कि ग्रुप 13 सबसे कमीना ग्रुप अगर कहा जाए तो ग्रुप 13 है। बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर। इसका जब भी कभी आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करना हो तो जरा देख लीजिए, ये एक प्रैक्टिकल तौर पे ग्राफ बनाया गया था आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस के बीच में। मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूं और कर भी दूंगा, लेकिन अभी आप ये ट्रिक जान जाइए क्योंकि बिना इसको जाने इसे नहीं लिखा जा सकता जल्दी से। कोई भी अगर इसको लिखेगा तो गलत ही लिखेगा वो उसको, तो उस पे एक ऑर्डर वाइज रख दीजिए। अब डब्ल्यू ऐसे ही बनाना है, देख लीजिए ये वाला हिस्सा इससे छोटा होना चाहिए, बाबा। अब इसी प्लॉट कर दीजिए, अली गया इंडिया थैला लेकर के। अब देख लीजिए कि किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा दिख रही है। मुझे सबसे ज्यादा बोरॉन की दिख रही है। उसके बाद जरा देख लीजिए किसकी दिख रही है, थैलियम की दिख रही है। उसके बाद जरा देख लीजिए सबसे ऊपर कौन है। अरे भाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पता लग जाएगा ना किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, इतनी तो अकल होगी ना। आगे उसके बाद किसकी है, एल्यूमिनियम की, फिर किसकी है, इंडियम की। दिस इज द ऑर्डर। बताओ कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, यहां काम आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर बच्चा मुझसे पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। आप जरा देखें, मैंने आपको पीछे बताया था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक बहुत बेहतरीन सा नोट दिया था कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 13। लेकिन याद रखना कि मैं यहां एटॉमिक रेडियस नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं तुरंत दूसरा स्टेटमेंट दूंगा जो एकदम डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। क्या कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी टिल द ग्रुप नंबर 14, एक ग्रुप आगे तक। एटॉमिक रेडियस पे कहां तक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ग्रुप नंबर 13 तक, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कहां तक ऑब्जर्व होता है, ग्रुप नंबर 14 तक। अब जरा देखो, जैसे ही तुम्हें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पता लग गया, सब पता लग जाएगा। ये है बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर। तुम जानते हो कि ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंडियम और थैलियम की एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लगभग एक जैसा होता है। अगर एटॉमिक रेडियस एक जैसा होता है तो हमने तुम्हें ये भी बता दूं, और तुम एक्सेप्शनल केसेस से जानते हो कि एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से क्या होती है, बड़ी होती है।
ये भी तो जानते हो, एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शंस में मैंने बताया था कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम। हालांकि गैलियम नीचे है, उसके बाद भी एल्यूमिनियम की साइज क्या होती है, गैलियम से बड़ी। इसका भी रीजन दे सकता हूं बट अभी नहीं दूंगा, अभी आप यही समझिए। जरा देखें बेटा, यहां सबसे छोटा बोरॉन था, इसलिए मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा बोरॉन का कह दिया। अब जरा देखो, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है, और इसमें पी ब्लॉक में 8, उसके बाद क्या चलता है 13 हो गया ये, और उसके बाद 18, फिर 31, 8, 18, उसके बाद क्या चलता है 18, और फिर क्या हो जाता है 32। यानी यहां अगर इसका एटॉमिक नंबर Z होगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा Z प्लस 32। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा देखो कि साइज तो एक दूसरे की सेम है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या अचानक से 32 बढ़ गई। एक तो नहीं 32 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। न्यूक्लियस की साइज कितनी छोटी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। अगर उतनी छोटी जगह में 32 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और साइज सेम रहेगी। देखो जरा, साइज सेम है लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए अचानक से Z प्लस 32। तो बताओ कि यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे अचानक से न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अगर अचानक से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही रीजन है कि बोरॉन के बाद किसका हम लिखते हैं थैलियम। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पीछे समझा चुका हूं। अब जरा आगे देखिए, बोरॉन का हो गया और थैलियम का हो गया। अब किसका बचा, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। एल्यूमिनियम और गैलियम इंडियम में सबसे छोटा कौन है, गैलियम है। देखने में तो एल्यूमिनियम लगेगा लेकिन छोटा कौन है, गैलियम होता है बेटा, गैलियम है। उसके बाद बताओ एल्यूमिनियम और इंडियम में कौन छोटा है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद इंडियम आ गया। लो आ गया आपका आंसर, देख लीजिए। अब इस तरह से बच्चों को समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन बेटा नॉलेज की बात तो यही है। बाकी जिसे लगे कि नहीं सर मैं ये सब नहीं होल्ड कर पाऊंगा तो ये डब्ल्यू बनाना सीख ले। देख लो मैं डब्ल्यू कैसे बना रहा हूं, ऐसे बनाता हूं, देख लो फिर से देख लो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसी पे प्लॉट कर दो। जो ऊपर की तरफ है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां से हमने किसको खत्म कर दिया, यहां से हमने उनको खत्म कर दिया जो उस रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। उस रेगुलर ट्रेंड को कौन कौन फॉलो नहीं करते हैं, सबसे पहले तो यही नहीं फॉलो करता, ग्रुप 13। उसके बाद ग्रुप 14 भी नहीं फॉलो करता। ग्रुप 14 में हमने स्टेटमेंट क्या बोला है आपसे लिखने को कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 14। तो अब जरा देखो ग्रुप नंबर 14 क्या है, कहे शिव जी सुने पार्वती। अब जरा देखो ये इंडियम और थैलियम के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जरा देखो यहां तक तो रेगुलर ट्रेंड चलेगा, यानी कार्बन का ज्यादा सिलिकॉन से, सिलिकॉन का ज्यादा जर्मेनियम से, जर्मेनियम ज्यादा टिन से। अब टिन और पीबी में किसका ज्यादा हो जाता है, पीबी का। रीजन क्या दे दोगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन दे दोगे। साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, साइज डिफरेंस होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। देखो साइज ऑलमोस्ट सेम, साइज सेम और साइज डिफरेंस कम है, ये सब एक दूसरे को छूती हुई बातें हैं। जैसे कि मेरा इनकम 10 रुपए, मेरे भाई का इनकम 10.01 और मेरे चचेरे भाई का 10.1। तो देखो ये सब सेम है बोल सकता हूं, ऑलमोस्ट सेम है बोल सकता हूं, इनमें डिफरेंस बहुत कम है बोल सकता हूं। तो जान लो यहां पर साइज डिफरेंस होता है बट मिनिमम होता है। और जानते ही हो कि अगर इसका Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर Z प्लस 32, यानी लेड का टिन से ज्यादा हो जाता है। तो किताबों में ऐसे लिखा रहता है पीबी। अब इससे ये तो पता लग रहा है कि लेड का टिन से ज्यादा है, लेकिन लेड का किस से ज्यादा है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो जो रियल ट्रेंड होगा, कहे शिव जी, यहां पर लेड शिफ्ट कर जाता है यहाँ और यहाँ टिन हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि इसका ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रुप 13 में बहुत इरेगुलर ट्रेंड होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम और गैलियम ही एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, केवल लास्ट के वही होते हैं जिनमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। इसलिए यहाँ का थोड़ा सिंपल है, वहां का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब बेटा हमने एस और पी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया। अगर हम इसी रफ्तार से चलें, और रफ्तार से चलना बहुत जरूरी है क्योंकि दिन बहुत रफ्तार से बीतेगा, याद रखना। आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप सो के उठो तब दिन होगा, दिन बेटा बहुत रफ्तार से चलेगा, इसलिए आपको काम भी बहुत रफ्तार से करना है। अब अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक के आयनाइजेशन एंथैल्पी में फटाफट निकाल दूंगा। सबसे पहले तो डी ब्लॉक देख लो।
साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को न कॉपर जिंक। ये हो गया आपका फोर्थ पीरियड। उसके नीचे आ जाएगा यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद आ जाएगा ला हफ्ता, वरना रे, ओएस इरफान पठान और होगार्ड। उसके बाद आ जाएगा एक राइफल दबाए सागर भाई, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। बेटा याद रखना कि जैसे ही आप लैंथेनम से हाफनियम पे और एक्टिनियम से आरएफ पे पहुंचते हैं तो यहां 4f खुल जाता है और यहां 5f खुल जाता है। हालांकि यहां वेरिएशन बहुत इरेगुलर होता है, इसलिए इसको हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। आप भारत भर की कोई भी बुक उठा के देख लोगे, इसके बारे में आपको पढ़ने को कहता ही नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इरेगुलर वेरिएशन है। लेकिन यहां आप जानते रहना क्या जो मैं बताऊंगा, ये हमने आपको बता रखा है कि थर्ड बी में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाया जाता। रीजन क्या है कि जब आप YR से LA पे जाते हैं तो 4F होता ही नहीं है। जब तक 4F नहीं होगा तब तक पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा, जब तक पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा तब तक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। जो लोग वीडियो को पहले देख रहे हैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है। बेटा अगर यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जिसकी साइज छोटी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे ये ऑर्डर चलता है। लेकिन बाकी सब में जैसे ही आप लैंथेनम से हाफनियम में जाओगे तो यहां लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब जरा देखो, टाइटेनियम की साइज इससे छोटी है, इसलिए इन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अपने नीचे वालों से ज्यादा। तो हमें लगेगा इनकी भी इनसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनकी इनसे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनकी साइज क्या है, लगभग सेम है, लेकिन प्रोटॉनों का डिफरेंस 32 का है। तो अगर प्रोटॉनों का डिफरेंस 32 का है और साइज सेम है तो नीचे वाले का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो खाना खूब ज्यादा से खाइए, आपको अपने आप समझ में आएगा। देखिए जरा, ये Z है अगर एटॉमिक नंबर तो इसका क्या हो जाएगा, Z+32। अब बताओ न्यूक्लियस में प्रोटॉन का डिफरेंस काफी ज्यादा है नहीं, और हम जानते हैं कि इनका जो साइज है वो पीछे आपको मैंने बता रखा ऑलमोस्ट सेम होता है। अब साइज ऑलमोस्ट सेम है और प्रोटॉन का डिफरेंस 32 है तो ऑल ऑफ सडन आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अब जान लो कि जहां जहां तुमको घुमाने की कोशिश करेगा इन्हीं में से उठा के बातें डालेगा और उसके पास दम नहीं है कि कहीं और से कोई बात डाल दे। तो यहां से हमको पता लग गया कि इसको यहां हम इसको बोलते हैं फिफ्थ पीरियड और 4D सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 4D में। इसको बोलते हैं 3D सीरीज, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है इसलिए इसे 5D सीरीज, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाता है इसलिए 6D सीरीज। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ व्हाट 5D सीरीज इज मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4D सीरीज। याद रखना उसमें ग्रुप 3 को इन्वॉल्व मत कर देना, क्योंकि ग्रुप 3 में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाया जाता। याद रख लेना ये बात। अब हमने आपको ग्रुप वाइज वेरिएशन बता दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, S ब्लॉक का भी बता दिया, P ब्लॉक का भी बता दिया, D ब्लॉक का भी बता दिया। अब एक इतनी बेहतरीन बात निकल के आएगी जो आप जरा ध्यान से देखिए, पीरियोडिक वेरिएशन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डी ब्लॉक का पीरियोडिक वेरिएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। कोई बच्चा पूछे क्यों नहीं है? बेटा क्योंकि डी ब्लॉक में बहुत इर्रेगुलर ट्रेंड पाया जाता है। इर्रेगुलर ट्रेंड पाए जाने की वजह से हम उसको बढ़ता है या घटता है या नॉर्मली बढ़ता घटता के ऑर्डर में नहीं लिख सकते। इसलिए डी ब्लॉक का पीरियोडिक वेरिएशन पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो कंटिन्यूअस 2-3 एलिमेंटों का पूछेगा, वो मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के दम पे आप अपने आप कर लोगे। लेकिन एक जगह आपको फंसाएगा, देखिए जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके बगल क्या आ जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको S और P ब्लॉक का एक साथ लिखना चाहता हूं, P ब्लॉक में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम और उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेंटाइन और फिर क्या आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। बेटा इसमें आपसे पीरियोडिक वेरिएशन पूछेगा और आप फंस जाओगे। कैसे? हिट तो एक बार में कर सकते हो और हिट जीवन भर नहीं कर सकते हो। हिट एक बार में भी कर सकते हो अगर ध्यान से बात को सुनोगे तो। आप फंसोगे कहां, मैं आपको बता देता हूं, स्टार लगा देता हूं जहां आपको फंसना है। जैसे ही यहां आओगे वहां फंस जाओगे, यहां आओगे यहां फंस जाओगे, बस। बाकी कैसे कैसे फंसोगे मैं दिखाता हूं। अब जैसे ही तुम बेरिलियम से बोरॉन में जाओगे तुम्हारा दिमाग चक्कर खा जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और इसका है NH2NP1। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम ज्यादा होना चाहिए किससे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2, इसका NH2NP1। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम शुड बी ग्रेटर देन बोरॉन। लेकिन जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो बेटा तो साइज क्या होती है, साइज घटती है। तो ड्यू टू साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। अब बताओ, एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कह रहा है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है साइज जो कह रहा है कि बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। मैं क्या करूं? फिर आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपको रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए, यानी किसका इफेक्ट ज्यादा है। तो फिर मैंने एक लाइन डिजाइन किया है, ध्यान से सुनो और उसको बेहतरीन तरीके से जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं जान पाओगे। जान लो वो लाइन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए। फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये लाइन नहीं, सारी लाइनों का बाप है। फिर से सुन लीजिए, फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन always overcome next neighboring atom, not next to next in case of ionization enthalpy। यानी कि फुलफिल और हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट एटम को ओवरकम कर जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हरा देता है किसको, साइज को। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर में लिखता हूं जरा देखो क्या हो जाएगा। लिथियम का तो सबसे कम होगा, लिथियम के बाद बोरॉन आ जाएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन। अब यहां जरा देखो, फिर फुलफिल हाफ फिल हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP3। फिर वही रामायण शुरू हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए और साइज बोलेगा किसका ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो हम क्या बोलेंगे, फिर वही बात याद करना कि फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यानी अपने ठीक आगे वाले एटम को क्या कर लेता है, ओवरकम कर जाता है। कहां ओवरकम कर जाता है, रोड पे नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। अब आगे आ जाओ, ऐसे यहां सोडियम, सोडियम बाद मैग्नीशियम जो लिखेगा वो बेवकूफ कहलाएगा। एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन बाद जो फास्फोरस कहेगा वो बेवकूफ कहलाएगा, क्योंकि फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा आर्गन। यहां जब पोटेशियम पे आ जाओगे तो पोटेशियम में भी क्या हो जाएगा, पोटेशियम के बाद कैल्शियम जो लिखेगा वो उल्लू, गैलियम, गैलियम बाद कैल्शियम, कैल्शियम बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम आर्सेनिक जो लिखेगा वो उल्लू, Se, फिर As, फिर Br और फिर Br हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि अब जो बोलने जा रहा हूं वो अभी तक की बोली गई सारी बातों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये ट्रेंड पोटेशियम के बाद खत्म हो जाता है, यानी कि इतनी भयंकर बात है, सुन लो। फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सिद्धांत सिर्फ पोटेशियम वाले पीरियड तक लागू करता है। उसके बाद यानी कि दिस वन इज द फोर्थ पीरियड के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है,
फोर्थ पीरियड के बाद रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व होता है। रेगुलर ट्रेंड क्या है सरकार? रेगुलर ट्रेंड पूरी दुनिया जानती है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज इज डिक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये रहा, देख लीजिए, या ऐसा रेगुलर ट्रेंड चलेगा। बहुत भयंकर बातों में से एक बात में याद रख लेना कि फुल फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम। तो आपको ये जरूरी है जानना कि कहां तक, इस बात को जानने से ज्यादा जरूरी ये बात जानना है कि ये चीज कहां तक लागू होती है। तो बेटा फोर्थ पीरियड तक लागू होती है, उसके बाद रेगुलर ट्रेंड पाया जाता है। आप पूछोगे क्यों? तो भैया ये क्यों क्यों मत पूछो, जो बता रहा हूं ध्यान से समझ जाओ। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है, और 5 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। सबका प्रैक्टिकल करके सारी वैल्यू निकालोगे, जो मैंने लिखा वही हुआ है। और क्यों नहीं करना रहेगा? एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसलिए जो थियरी मैं निकाल के दे रहा हूं उसको घोट के पी जाओ और उसको इतनी बढ़िया से समझ लो कि आपसे न्यूमेरिकल कहीं से कहीं तक फंसे ना। यहां से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का लगभग बैंड तो मैंने बजा दिया है, लेकिन फिर भी एक जगह वो आपकी बैंड बजाने आएगा और बहुत स्मार्टली बैंड बजा के चला जाएगा। वहां से भी मैं तुम्हें बचा लेता हूं। आगे आपका काम, आपकी मेहनत आपको निर्धारित करेगी कि आप अपनी बैंड बजवाते हैं या आप पेपर का बैंड बजा के आते हैं। देखिए आप एक जगह फंस जाएंगे इतनी ज्ञान देने के बाद भी, वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। हालांकि मेरी बताई गई बात यहां भी सच है, लेकिन तुम फंसोगे कैसे ये मैं दिखा देता हूं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, इसका होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1s2 और 2s1, सॉरी 1s2, 2s1, सही लिख रहा हूं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाँ ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, इसका क्या हो जाएगा 2s2, 2p1, इसका क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट का 2s2, 2p2, इसका क्या हो जाएगा दुनिया जानती है इसका 2s2, 2p3, इसका क्या हो जाएगा 2s2, 2p4, इसका क्या हो जाएगा 2s2, 2p5, आउटर मोस्ट शेल का लिख रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा 2s2, 2p6 हो जाएगा। अगर तुमसे कहे कि इनका IE1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो तो बड़े आसानी से लिख दोगे। लिथियम, लिथियम से ज्यादा बोरॉन, अब ये बेरिलियम मत लिख देना, बोरॉन ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम ज्यादा कार्बन, कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा नियॉन। लेकिन जैसे तुमसे कहेगा कि IE2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो तो तुम्हें वही चक्कर आ जाएगा। कैसे? देखो IE2 यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा सबके नीचे लिख डालो। जरा देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, इसका होगा 1s2, 2s1, इसका होगा 2s2, इसका होगा 2s2, 2p1, इसका होगा 2s2, 2p2, इसका होगा 2s2, 2p3, इसका होगा 2s2, 2p, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा हूं, कोई दांत मत दिखाना। 2p4, ये क्या हो जाएगा 2s2, 2p5। बेटा अब जरा देखिए कि एक हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जरा देखो सबसे भयंकर बात देखो कि यहां से यहां तक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल से निकलेगा बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इज सेकेंड वन, बट यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा पहले सेल से। और हम जानते हैं कि पेनिट्रेशन पावर यानी न्यूक्लियस से क्लोजनेस, पेनिट्रेशन पावर का जो साधारण शब्दों में मतलब है दिस इज द क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से क्लोजनेस 1s का काफी ज्यादा होता है रिलेटिव टू सेकंड सेल, क्योंकि ये सब सेकंड सेल है। तो इसका मतलब कि जिस लिथियम का सबसे कम था अचानक से उसी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहले सेल में से निकालोगे, बाकी सब में से कहां से निकालोगे दूसरे सेल में से। पहले सेल का पेनिट्रेशन पावर दूसरे सेल से काफी ज्यादा होता है, इसलिए लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अचानक से सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारा बात शुरू होगा कहां से, यहां से जब बात शुरू होगा तो जरा देखिए बेरिलियम का सबसे कम, बेरिलियम बाद जो बोरॉन लिखेगा वही चमन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुल फिल है। और मैंने पीछे क्या सिखाया था कि फुल फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो गधे बेरिलियम के बाद बोरॉन मत लिख देना, बेरिलियम के बाद कार्बन लिखना, कार्बन के बाद क्या आ जाएगा बोरॉन, बोरॉन बाद नाइट्रोजन लिख दो मुस्कुरा के, नाइट्रोजन बाद ऑक्सीजन मत लिख देना। जरा देखो क्यों, क्योंकि ये कैसा है अब हाफ फिल हो चुका है,
2s2 2p3 और तुम जानते हो कि फुल फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, यानी कि नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा बच्चे नियॉन आ जाएगा, और उन सबसे ज्यादा क्या होगा लिथियम का। अब एक बात ध्यान रखना कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये न्यूट्रल नहीं होंगे, इन सब पे +1 चार्ज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बच्चे। अगर कोई कहे कि IE3 बताओ, क्या बताओ IE3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो जरा देखना IE3 में क्या हो जाएगा। IE3 में मैं तुम्हें समझा देता हूं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 1s2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 1s1, और इसका कैसा हो जाएगा 1s2। बाकी सबका कौन सा सेल खुला होगा सेकंड सेल। अगर सेकंड सेल खुला होगा तो ध्यान से देख लो कि किसका किसका बेरिलियम का और लिथियम का, इन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले सेल में से, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा दूसरे सेल में से, यानी इन दोनों का बाकियों से तो ज्यादा होगा। अब इनका आपस में क्या है जरा देख लो, आपस में भैया बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा ज्यादा होगा लिथियम से। क्यों? क्योंकि फुल फिल भी है, पहला सेल भी है, प्रोटॉन भी ज्यादा है। ये हाफ फिल है, पहला सेल है लेकिन प्रोटॉन कम है, इसलिए बेरिलियम में देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहेगा कि बेरिलियम का ज्यादा होगा, और साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी कहेगा कि बेरिलियम का ही ज्यादा होगा। उसके बाद चुपचाप मुस्कुराते हुए लिख दो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा जरा देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद कैसा हो जाएगा देखो जरा, ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2s2, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p1, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p2, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p4। अब आओ करते चलो, कहां से शुरू करोगे, आप शुरू करोगे बोरॉन से। तो बोरॉन का देखो हाफ फिल है, इसका फुल फिल है, यानी बोरॉन का क्या होगा कम, बोरॉन के बाद कार्बन। अब बोरॉन बाद कार्बन मत लिख देना क्योंकि इसका क्या है फुल फिल है, जरा देखो, और तुम जानते हो फुल फिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, यानी बोरॉन के बाद कौन हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाद कौन आ जाएगा कार्बन, कार्बन बाद कौन आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन मत लिख देना, फ्लोरीन क्योंकि इस समय फुल फिल और हाफ फिल वाली स्टेट में है। ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा नियॉन, नियॉन के बाद कौन आ जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद कौन आ जाएगा लिथियम एंड बेरिलियम। लेकिन ये सब इस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो ये सब +2 के स्टेट में होंगे। बेटा पूरे मेहनत से मैंने आपको समझाया, अब रही बात आपके आईक्यू पे, ध्यान देगा आपको समझ में आता है कि नहीं। इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किसी भी भारत के किसी भी 12th लेवल के एग्जाम में इसके बाहर की कोई भी एक बात पूछ नहीं सकता। यही वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है, इस पे मैं एक 15 मिनट से 20 मिनट का लेक्चर और बना दूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैंडल किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।